पिछली क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स पर बात की थी। आज इंशाल्लाह हम लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस और ओन इक्विटी पे बात करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना होगा और मेरी वीडियो को डिटेल में देखना होगा। डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह आपको सारे अकाउंट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में कल एसेट्स के बारे में पढ़ा। एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया, कौन कौन से करंट एसेट्स में अकाउंट्स आते हैं। फिर मैंने आपको नॉन करंट एसेट्स या जिसे आप फिक्स एसेट्स कह सकते हैं वो भी हमने देखा, जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों का मैंने जिक्र किया था डिटेल में। अब जो हमारी आज की जो क्लास है उसमें हम बाकी जो तमाम अकाउंट्स रह गए हैं, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू, एक्सपेंस और ओन इक्विटी, उसको डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो रेवेन्यू में, लायबिलिटी में, एक्सपेंस में और ओनर इक्विटी में आते हैं। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं लायबिलिटीज़ से। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं उसको डिटेल में देखते हैं। लायबिलिटीज़ वाजिबुल अदा, उर्दू में आप इसे वाजिबुल अदा कह सकते हैं, इंग्लिश में हम इसको लायबिलिटीज़ कहते हैं। वाजिबुल अदा। अब लायबिलिटीज़ जिस तरह से कल हमने बात की थी कि लायबिलिटीज़ एसेट्स जिस तरह दो तरीके से हो सकते हैं, दो किस्म के होते हैं, इसी तरह लायबिलिटीज़ भी दो किस्म की होती है। एक होती है करंट लायबिलिटी, जिसे आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं, करंट लायबिलिटी कह लें, या इसको आप कह लें शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और एक जिसे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, या फिर आप इसे कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो आपको विद इन 1 ईयर पे करनी हो, वो लायबिलिटी जो ड्यू हो जाए आपकी 1 साल में, उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। और वो लायबिलिटी जो आपको 1 साल के बाद पे करनी हो, जो ड्यू होती है 1 साल के बाद, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ लिख सकते हैं हम ड्यू इन 1 ईयर, और ये होती है ड्यू आफ्टर 1 ईयर। कौन कौन से अकाउंट्स इसमें आते हैं, अब डिटेल में जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। करंट लायबिलिटी में आप सबसे पहले ले सकते हैं अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल, जब भी हम सप्लायर से क्रेडिट पर ऑन अकाउंट मर्चेंडाइज परचेज करेंगे और उसकी पेमेंट हमें उसे देनी होगी, तो हम उसे कहेंगे उस अकाउंट को अकाउंट्स पेबल। जैसे कल हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अकाउंट रिसीवेबल के बारे में, जिसमें आपको ये बताया था कि जब भी हम कस्टमर को सेल करते हैं ऑन क्रेडिट और अमाउंट जो हमें रिसीव करना होता है उसे हमें कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम सप्लायर को से परचेज करेंगे और हमें उसे अमाउंट क्रेडिट का पे करना होगा, उसे हम कहेंगे अकाउंट्स पेबल। नेक्स्ट आ जाए नोट्स पेबल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था नोट रिसीवेबल के बारे में, जो कि करंट एसेट्स भी है। उसमें जिस तरह हम कस्टमर से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं रिटर्न में, या कस्टमर हमसे एग्रीमेंट कर लेता है रिटर्न में, जिसे हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट, वादानामा उर्दू में कह लें आप उसे। इसी तरह से वहाँ पर हमें कस्टमर से अमाउंट लेनी होती है, इसलिए हम उस नोट को कहते हैं नोट रिसीवेबल। या वही एग्रीमेंट है कि हम सप्लायर से ऑन क्रेडिट मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं, उसे हम पेमेंट कर नहीं रहे, लेकिन एक रिटर्न हमने उससे एग्रीमेंट कर लिया, जिसे हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। उस नोट की पेमेंट हमें उस सप्लायर को देनी है, उसे हम क्या कहेंगे, नोट्स पेबल। नेक्स्ट, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली, वो इनकम जो हमने रिसीव कर ली लेकिन अर्न नहीं की। वो इनकम जो हमने कमाई नहीं, लेकिन हमने एडवांस में रिसीव कर ली। जैसे पिछली वीडियो में हमने प्रीपेड एक्सपेंस पर बात की थी, जो कि करंट एसेट का एक पार्ट है। प्रीपेड एक्सपेंस में हम कस्टमर को हम पेमेंट एडवांस में कर देते हैं। प्रीपेड में हम पेमेंट एडवांस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रीपेड। और यहाँ पर हम एडवांस अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक जगह पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की नहीं, उससे पहले ही हमने अमाउंट रिसीव कर लिया, यानी ऑन एडवांस में हमने अमाउंट रिसीव कर लिया। वो जो एडवांस में हमने अमाउंट रिसीव कर लिया वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, अनअर्न्ड इनकम। ये बिल्कुल अपोजिट है प्रीपेड एक्सपेंस के। प्रीपेड एक्सपेंस हम तब लिखते हैं जब
हम तब कहते हैं उसे जब हम एडवांस पे करते हैं, और अनअर्न्ड इनकम हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब हम एडवांस रिसीव कर लेते हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये एक और अकाउंट, बिल्कुल अनअर्न्ड ही की तरह आप इसको कह सकते हैं, बस फर्क ये कि अनअर्न्ड इनकम आप एडवांस लेते हैं सर्विसेज के अगेंस्ट, और जबकि एडवांस फ्रॉम कस्टमर आप एडवांस लेते हैं गुड्स के अगेंस्ट। जब गुड्स के अगेंस्ट आपने एडवांस अमाउंट रिसीव कर लिया तो उसे आप कहें एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और अगर सर्विसेज के बदले आप एडवांस अमाउंट रिसीव कर लेते हैं आप उसे क्या कहेंगे, अनअर्न्ड इनकम। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? जिस तरह हमने कल देखा था एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है? वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली लेकिन रिसीव नहीं की, जो कि रिसीवेबल है, तो उसे हमने कहा एक्रूड इनकम। इसी तरह एक्रूड एक्सपेंस बिल्कुल उसके अपोजिट है। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है कि हमने एक्सपेंस तो कर लिया लेकिन अब तक पे नहीं किया, यानी पेबल है, ये अमाउंट हमें, वो अमाउंट है जो हमें पे करना है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्रूड एक्सपेंस। इसके बाद आप एनी टाइप ऑफ पेबल ले सकते हैं, एनी टाइप ऑफ पेबल, किसी भी टाइप का और पेबल, जिसमें आप सैलरी पेबल ले लें, रेंट पेबल ले लें, डिविडेंड पेबल ले लें, ठीक है। ये सारे जो लाइबिलिटीज होंगी विद इन 1 ईयर ड्यू हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, करंट लाइबिलिटी। अच्छा बच्चों, ये आप लोग को समझ तो नहीं आ गया कहीं? जिसको भी कोई मसला हो आराम से आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने जितनी डिटेल दे सकता था वो दे दी है, तो इसके और भी अकाउंट्स, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए इनफ है। ये सारे वो अकाउंट्स हैं जो नॉर्मली यूज़ किए जा रहे होते हैं, उसके बाद और अकाउंट्स भी है लेकिन वो फर्स्ट ईयर के लिए तो नहीं है, वो आगे के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए नॉन करंट लाइबिलिटी पर। नॉन करंट लाइबिलिटी, बैंक लोन या लोन, वो लोन जो ड्यू होगा 1 साल के बाद। आपने कर्जा लिया बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और उसकी पेमेंट आपको करनी है 1 साल के बाद, उसे हम क्या कहेंगे, बैंक लोन। डिबेंजर्स, डिबेंजर एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होती है कि आपने जो है वो लोन पास कर लिया है, लोन ले लिया है। उस डिबेंजर की जो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है, जिसकी आपने लोन की पेमेंट बाद में करनी है, उसे हम कहेंगे डिबेंजर पेबल। फिर आ जाए बॉन्ड्स पेबल। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहलाते हैं ये कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज इशू करती हैं फाइनेंसिंग के लिए, और फाइनेंसिंग के लिए जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं वो इस पर्पस पे किए जाते हैं कि बॉन्ड इशू करके फाइनेंस हासिल किया जा सके, अमाउंट हासिल किया जा सके, वो अमाउंट जिससे कंपनी बिजनेस कर सके। तो जो कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है उसके लिए वो इस तरह लायबिलिटी है कि जब कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो जो भी बॉन्ड होल्डर होते हैं, जो बॉन्ड परचेज करते हैं, उन्हें पेमेंट बॉन्ड की जो वापस है, यानी जो मेच्योरिटी टाइम है बॉन्ड का, वो है 5 साल या 10 साल। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने बॉन्ड इशू किए, बॉन्ड होल्डर्स ने बॉन्ड परचेज कर लिए, कंपनी ने उस बॉन्ड का मेच्योरिटी टाइम रखा 10 साल या 15 साल या 5 साल, यानी 1 साल के बाद का टाइम रखा। अब बॉन्ड होल्डर चाहे जब भी वो बॉन्ड वापस करके अमाउंट अपना ले सकते हैं, लेकिन वो 5 या 10 साल से पहले अमाउंट रिकवर नहीं हो सकता। तो फिर वो लायबिलिटी कंपनी की जो 1 साल के बाद अदा करनी है, चूंकि ये 5 साल 10 साल में पे हो रहा है, तो उस लायबिलिटी को हम कहेंगे बॉन्ड्स पेबल। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, ये वो बॉन्ड नहीं है जो प्राइस बॉन्ड कह लें, जो कि हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक इशू करता है, पाकिस्तान में स्टेट बैंक इशू करता है, ये बिल्कुल उससे हटकर है। उसके बाद आ जाए मॉर्गेज पेबल। मॉर्गेज कॉमन वर्ड है, गिरवी, उर्दू में आप इसे गिरवी कह सकते हैं। अगर हमने बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें आप लैंड, बिल्डिंग कह लें, शॉप कह लें, इसके डॉक्यूमेंट्स रखवा कर उसके अगेंस्ट हमने लोन बोरो कर लिया, वो जो लोन बोरो कर लिया आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवा कर, उस लायबिलिटी को हम कहेंगे मॉर्गेज पेबल। स्टूडेंट, ये तो आपके करंट और नॉन करंट लायबिलिटी हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रेवेन्यू पर कि रेवेन्यूज क्या होते हैं।
रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ें लेंगे, अब यहाँ पर आ जाए। सबसे पहले सेल्स। जब भी हम जो मर्चेंडाइज है जिसका हम बिजनेस करते हैं, मर्चेंडाइज मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था कि मर्चेंडाइज हम कहते हैं हर वो चीज़ जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, हर वो चीज़ जो हम सेल करते हैं परचेज करने के लिए, उसे हम कहते हैं मर्चेंडाइज। अगर हम मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं कस्टमर को तो उसे हम कहेंगे सेल्स, और सेल्स रेवेन्यू होता है। कमीशन इनकम, रेंट इनकम, कमीशन इनकम, वो इनकम जो हमने अर्न कर ली। कमीशन क्या होता है ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। एक टारगेट है जो कि हमने अचीव कर लिया। उसके अलावा जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उन्होंने हमें ये ऑफ़र की है कि अगर अपनी सेल्स एक्सीड कर जाते हैं या टारगेट अचीव कर लेते हैं, हम आपको इस पर 5% या 10% कमीशन पे करेंगे। वो जो कमीशन आपको मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कमीशन इनकम। फिर आ जाए रेंट इनकम। आपने एक प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है, रेंट पर दी हुई है, उसका किराया आपको मिल गया पूरा महीना अर्न करने के बाद, उसे हम कहेंगे रेंट इनकम। इसी तरह इंटरेस्ट इनकम, कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई आपने, उस इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहेंगे इसे, बल्कि आपने कह लें कि बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया अमाउंट, उस फिक्स डिपॉजिट अमाउंट करने के ऊपर जो आपको सूद मिल रहा है जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद आ जाए सर्विस इनकम, जिसे आप सैलरी इनकम भी कह सकते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड की आपने, सर्विसेज प्रोवाइड करने के अगेंस्ट आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ उसे हम कहेंगे सर्विस इनकम। तो स्टूडेंट ये कुछ रेवेन्यूज हो गए जिसके बारे में हमने डिटेल देख ली। और रेवेन्यू भी हो सकते हैं इसके अलावा, लेकिन ये आपके लिए मोर देन इनफ है रेवेन्यूज। फिर आ जाए एक्सपेंस पर। एक्सपेंस में क्या क्या लेंगे तो यहां पर डिटेल में आपको बताता जा रहा हूं। परचेजेस, जब हम सप्लायर से मर्चेंडाइज परचेज करेंगे, खरीदेंगे, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे परचेज। जब हम कस्टमर को सेल करेंगे तो हम उसे कहेंगे सेल्स रेवेन्यू, और जब परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन, फ्रिट इन, कैरिज इन। अगर हम मर्चेंडाइज लाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट पे कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन या फ्रिट इन। सैलरी एक्सपेंस, बिजनेस हो और उस बिजनेस के लिए अगर हमने एम्प्लॉई हायर किए हुए हैं, हमारे पास वर्कर्स हैं कुछ काम कर रहे हैं जो उनको सैलरी हम काम करने के बाद पे कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सैलरी एक्सपेंस। यहां पर ये बात क्लियर कर दूं पहले कि सर्विस इनकम वो इनकम होती है जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के अगेंस्ट रिसीव की होती है, जबकि सैलरी एक्सपेंस वो अमाउंट होता है जो आपने सर्विसेज लेने के बाद अमाउंट पे किया होता है। यहाँ आप एम्प्लॉई को पे कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ अमाउंट आप रिसीव कर रहे होते हैं क्योंकि सर्विसेज आपने प्रोवाइड की होती है। सैलरी के बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए आपने कुछ लोन बोरो किया हुआ है, लोन बोरो करने के अगेंस्ट आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जिससे आपने लोन बोरो किया है उसको आपने इंटरेस्ट पे करना होगा, क्योंकि फिक्स जो आपने जो है लोन बोरो किया, तो लोन बोरो करने के अगेंस्ट जो आप अमाउंट पे करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस, बिजनेस किया, प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हो और पाकिस्तान जैसे मुल्क में टैक्स ना दिया जाए, यहाँ तो वो आदमी भी टैक्स देता है जिसकी इनकम इतनी नहीं होती कि उसका कुछ गुजारा हो सके। तो यहाँ पर अगर हम बिजनेस करें और टैक्स ना देना पड़े तो ऐसा हो नहीं सकता। तो वो अमाउंट जो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट बिजनेस में टैक्स पे कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, टैक्स एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस, बिजनेस हमने रेंट का, बिजनेस जो है हमारी प्लेस वो रेंट की जगह है, रेंट का हमारी जो है वो जगह रेंट की ली हुई हमने, और हमें रेंट उसका पे करना है। रेंट हमें जो उसका पे करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेंट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस,
उधार का वो पैसे जो आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे। वो अमाउंट जो आपको यहाँ रिकवर नहीं हो सकती, वो अमाउंट जो आपको रोज़े महशर रिसीव होगी, उसे क्या कहेंगे हम? बैड डेट एक्सपेंस। यानी वो अमाउंट उधार का जो आपको रिकवर नहीं हो सका, उधार का, क्रेडिट का वो अमाउंट जो कस्टमर आपको पे नहीं कर रहा, उसे हम कहते हैं बैड डेट एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जितने भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। जितने भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं सिवाय लैंड के, जैसे जैसे आप इसको यूज करते रहते हैं, वेयर एंड टेयर कॉस्ट होती रहती है, यानी उसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। उसकी जो वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है फिक्स टेंजिबल एसेट्स की, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मोबाइल फोन परचेज करते हैं, आप कुछ अर्सा चलाने के बाद उसको सेल आउट करते हैं, तो आपको वो अमाउंट नहीं मिल पाता अदर अनलेस के उसकी जो मार्केट वैल्यू वो बढ़ जाए। अगर आप मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ती है और उसके बगैर बात करते हैं, जो कि नॉर्मल केस है कि अमाउंट नॉर्मली डिक्रीज ही हो रहा होता है, अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही है, तो वो अमाउंट जो आपने परचेज किया था एट द टाइम ऑफ परचेज और इस वक्त जो उसकी वैल्यू रह गई है, वो अमाउंट जो डिक्लाइन हो गया उसको हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये डेप्रिसिएशन तमाम टेंजिबल एसेट्स होते हैं, लेकिन लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। लैंड एक वाहिद टेंजिबल एसेट्स है जो डेप्रिशिएट नहीं होता। बाकी जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं तमाम डेप्रिशिएट होते जाते हैं जैसे जैसे आप उसको इस्तेमाल करते चले जाते हैं। ये हो गए आपके एक्सपेंसेस। अब आ जाए इक्विटी पर। इक्विटी में पहले आप ले सकते हैं इसमें कैपिटल। जब भी आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब भी हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम उसे कहेंगे कैपिटल। अब वो खा इन्वेस्टमेंट आपकी किसी भी सूरत में हो, आपने कैश इन्वेस्ट कर दिया, आपने मर्चेंडाइज इन्वेस्ट कर दी, आपने फर्नीचर इन्वेस्ट कर दिया, इक्विपमेंट इन्वेस्ट कर दिया। स्टूडेंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसी भी किस्म की हो सकती है। वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में की जा रही होगी उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल। और फिर इसमें एक आ जाता है ड्राइंग, लेकिन ये कॉन्ट्रा इक्विटी कहलाती है। इसको आप कहते हैं कॉन्ट्रा इक्विटी। इक्विटी नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रा इक्विटी। कॉन्ट्रा इक्विटी क्या होती है? कॉन्ट्रा का मतलब होता है जो इक्विटी की वैल्यू को डिक्लाइन कर दे, डिक्रीज कर दे। अच्छा, जब भी हम बिजनेस से कोई भी चीज़, ख्वाह वो मर्चेंडाइज हो, कैश हो, फर्नीचर हो, व्हीकल हो जो बिजनेस में यूज़ हो रही है, वो जब आप पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल लेते हैं, बिजनेस से निकाल कर पर्सनल यूज़ में ले रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ कैश निकाल लिया बिजनेस से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग, मर्द हजरात या वो बिजनेसमैन जो मैरिड हैं, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस के लिए अमाउंट निकाल रहे हैं, या अपने जो और प्राइवेट अखराजात हैं घर के, उनके लिए अमाउंट निकाल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइंग। वो सिर्फ पैसे ही नहीं, मर्चेंडाइज भी हो सकती है, और भी कोई बिजनेस के एसेट्स हो सकते हैं जो कि पर्सनल यूज़ के लिए निकाले जा रहे होंगे, तो इसको हम कॉन्ट्रा इक्विटी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर सेल के भी दो कॉन्ट्रा अकाउंट है जिसको हम कॉन्ट्रा रेवेन्यू कहते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, कॉन्ट्रा इक्विटी में ड्राइंग आता है, ये कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है जो कि इक्विटी को आपके कम कर देती है। इसी तरह रेवेन्यू को भी कम करने वाले दो अकाउंट हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा रेवेन्यू। उसमें क्या क्या आता है कॉन्ट्रा रेवेन्यू में? एक तो आ गया सेल रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न वो सामान जो कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया, या तो वो सब स्टैंडर्ड गुड्स था या कोई और रीजन था जिसकी वजह से कस्टमर ने आपको सामान रिटर्न कर दिया, मर्चेंडाइज वापस कर दी, तो जो मर्चेंडाइज आपको रिटर्न आ गई कस्टमर से, उसे हम क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न। और फिर ले ले इसमें आप सेल डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट वो अमाउंट जो आपने कस्टमर को एज अ डिस्काउंट छोड़ दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कस्टमर को सेल की मर्चेंडाइज 50,000 की, उसके कहने पर आपने उसको 1,000 रुपये का अमाउंट छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया 1,000 रुपये का। वो अमाउंट जो आपने उसे 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया उसे हम क्या कहेंगे? सेल डिस्काउंट।
तो स्टूडेंट ये दोनों कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है जो कि सेल्स के कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। इसी तरह परचेज के कुछ कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है। कॉन्ट्रा एक्सपेंस, इसमें भी इसी तरीके से दो अकाउंट आप ले सकते हैं। इसमें एक हम लेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न वो सप्लायर से खरीदा हुआ सामान जो सब स्टैंडर्ड या लो क्वालिटी की वजह से आपने उसे रिटर्न कर दिया। खरीदी हुई मर्चेंडाइज जो आपने सप्लायर को रिटर्न कर दी, उसे हम क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न। देन आ जाए परचेज डिस्काउंट पर। सप्लायर से आपने डिस्काउंट अवेल कर लिया, सप्लायर से आपने डिस्काउंट ले लिया, उसे हम कहेंगे परचेज डिस्काउंट। तो स्टूडेंट ये हो गए आपके कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट, ये दो हो गए आपके कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट। इक्विटी में, कॉन्ट्रा इक्विटी में मैंने आपको बता दी ड्राइंग। इसी तरह कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट भी होते हैं जो कि पिछली वीडियो में मैंने नहीं बताया था, यहां आपको जल्दी से मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एसेट में क्या आएंगे वो मैं यहां लिख देता हूं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स वो अमाउंट है जो आपके अकाउंट रिसीवेबल को, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल वो अमाउंट होता है जो हम कस्टमर से हमें रिसीव करना होता है। उस अमाउंट में कुछ अमाउंट ऐसा है जो हम प्रोविजन रखते हैं कि मे बी पॉसिबल कि ये अमाउंट हमें रिकवर ना हो। वो अमाउंट जो हमें मे बी रिकवर ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये आपके रिसीवेबल के अमाउंट को कम करता है, क्योंकि रिसीवेबल में सारा अमाउंट ऐसा नहीं होता जो क्रेडिट का आपको अमाउंट मिल जाए। कुछ कस्टमर आपको अमाउंट नहीं भी देते। वही अमाउंट जो प्रोविजन आपने रखा है एहतियातन के शायद ना मिले, उसे हम क्या कहेंगे? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। इसी तरह अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये फिक्स टेंजिबल एसेट्स जो कि मैंने अभी आपको बताया डेप्रिसिएशन होता है, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जैसे जैसे फिक्स एसेट डेप्रिशिएट होते जाते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है, मैंने आपको बताया वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। तो फिर ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? ये भी वो प्रोविजन है जो फिक्स एसेट पर हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि मे बी इस साल हमारा इतना अमाउंट डेप्रिशिएट हो जाएगा या हो गया है, उसे हम क्या कहेंगे? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट ये हमारा आज का सेकेंड लेक्चर था जो कि बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग के बारे में आपको डिटेल में मैंने सारे हेड ऑफ अकाउंट्स के बारे में बता दिया। अब आगे जब जो भी अकाउंट्स हम टॉपिक यूज करें, इस्तेमाल करेंगे या जो पढ़ेंगे, उसमें ये सारे अकाउंट्स ही पर सारी वर्कआउट हो रही होगी। इन अकाउंट्स का क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग की बेसिक समझने के लिए। इनके बगैर अकाउंटिंग की बुनियाद या बेसिक आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। तो वीडियो को अगर आपकी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई या समझ आ गई और थोड़ी भी अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।